क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल एक मुद्दा है, उसी को लिए घूम रहे। अगर इकट्ठे हो जाओ मोदी जी को हराएंगे, इकट्ठे हो जाओ मोदी जी को हराएंगे। दूसरा, वो कभी कहते हैं अगर हम तुम्हारा विकास कराएंगे, वो कहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, वो कहते हैं हम देश की रक्षा करेंगे। राहुल जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जात पूछते हैं, उनका तो यही नहीं पता क्या है, धर्म क्या है, जात क्या है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने, आदरणीय मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। हमने तो ये कहा है कि सबका साथ सबका 70 आप लोगों ने हटा दी, राम मंदिर का मुद्दा आपने खत्म कर दिया, तो देश में तो चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं बचा। जो लोग कहते थे कि बीजेपी तो ये तो उनके मुद्दे हैं, चुनाव नहीं तो किस चीज़ पे लड़ेंगे, तो अब किस चीज़ पे? एक जमाना वो था कांग्रेस का जो 40,000 करोड़ रुपए में सोने गिरवे रख दिया था। आज हम 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में उभर रहे हैं। तो लोकसभा जो चुनाव होने वाला है, मोदी जी कह रहे हैं कि हम 400 पार जाने वाले हैं, तो आपको इसको लेकर के क्या लग रहा है? देखिए, आज देश का माहौल जो है वो मोदी में हो रहा है, आपने देखा, और इसलिए हमारा एनडीए का 400 पार का नारा दे रखा है। और हमारा जो बीजेपी का है ही 370 का, 370 बीजेपी की खाली आएंगी, पिछली बार 303 आई। ये आर्टिकल की वजह से 370 फिक्स कर दिया या फिर क्यों? नहीं, उसमें है ही, और आर्टिकल में है भी। हमने तो 370 धारा हटाने का काम किया है, इसलिए हमने टारगेट भी वही रखा है। 370 का तो आप कल्याण करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ये राजनीति से हटके मुद्दे जब जात पात पे आते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी की जाति ये है, तो उस समय पे क्या लगता है कि क्या चुनाव मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, कैसे लड़ा जा रहा है? चुनाव विकास पे लड़ा जा रहा है जी, राष्ट्रीयता पे लड़ा जा रहा है। और राहुल जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, जात पूछते हैं, उनका तो यही नहीं पता क्या है, धर्म क्या है, जात क्या है। इस तरह के जो क्वेश्चन उनको ना उठाने चाहिए, क्योंकि अगर खोदोगे तो दूर तक जाएगी। जी। तो जनगणना की भी बात होती है, बार बार ये होती है कि जातिगत जनगणना जो है वो हो जानी चाहिए। और अब की बार जो सबसे बड़ा मुद्दा या तो जातिगत जनगणना का या फिर अडानी और अंबानी के ऊपर निशाना है सीधा। देखिए, हमारा केवल और केवल मुद्दा विकास का है, राष्ट्रीयता का है। आज विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सम्मान बढ़ा है। आज जो सबका साथ और सबका विकास, हम किसी जात धर्म बिरादरी की बात नहीं करते, हमने तो सबको लिया है। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने, आदरणीय मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। हमने तो ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास, गरीब का भी हक है, महिला का भी हक है, नौजवान का भी हक है, और हमारे अन्नदाता का भी हक है। हमने तो चारों स्तंभ को बराबर बराबर लेके चले हैं, इसलिए हम तो पूरे देश की बात करते हैं, हम किसी धर्म जात की बात नहीं करते। आपने अन्नदाता की बात की, तो अब जो बॉर्डर पे बैठे हैं ये कौन है? क्योंकि ये भी एमएसपी मांग रहे हैं और अपने आप को अन्नदाता ही कह रहे हैं। देखिए, एमएसपी हरियाणा में जी जो बैठे हैं वो पंजाब से भी एमएसपी ले लें, ताकि हम तो हरियाणा में तो पहले ही 14 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं, इवन देन हमने मोटे अनाज तक का भी एमएसपी दे रहे हैं। तो वो बैठा किसने रखे हैं, ये सोचने का विषय, और मेरे से ज़्यादा आप ज़्यादा जानते हैं कौन लोग बैठे हैं। तो इसलिए ये तो एक भावनात्मक किसान मुद्दा, भावनात्मक है, इसलिए नाम लिया जा रहा है। जो आंदोलन की टाइमिंग है, इलेक्शन सामने खड़ा है और जो आंदोलन हो रहा है, तो क्या टाइमिंग भी लेकर के चर्चा में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और कई दौर की बात सरकार से इनकी हुई है, लेकिन कई बार कोई चीज़ एडामेंट ही हो जाए तो उसका सॉल्यूशन निकालने में समय लगता है। बिल्कुल। लेकिन जो साफ बात निकल करके आती है कि मोदी जी एक्शन नहीं लेते, नहीं तो जो 1984 में सब कुछ हुआ था पूरी जनता ने देखा भी था, आजकल लोग उस पर चर्चा करना नहीं चाहते, एक अलग बात है। लेकिन कहते हैं कि मोदी जी को एक तरफ तो तानाशाह बताया जाता है, दूसरी तरफ कहते हैं मोदी जी कमजोर है, इनके ऊपर तो कुछ करते ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये सब देश के नागरिक हैं जी, कोई बाहर से नहीं आ रहा, और सबका, जब मैंने कहा है तो सबका रख रखाव करना मुखिया का ही काम है, वो उसी दिशा में अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई सोचने का विषय ही नहीं है। तो
अब अगर बात करें 370 आप लोगों ने हटा दी, राम मंदिर का मुद्दा आपने खत्म कर दिया, तो देश में तो चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं बचा। जो लोग कहते थे कि बीजेपी तो ये तो उनके मुद्दे हैं, चुनाव नहीं तो किस चीज़ पे लड़ेंगे, तो अब किस चीज़ पे लड़ो? नहीं, हम तो विकास पे लड़ेंगे, राष्ट्रीयता पे लड़ेंगे। हम देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। आप हर फील्ड में देख लो, इस 10 साल के राज में हमने एम्स सबसे ज़्यादा बनाए, जी, ठीक है ना, IIT सबसे ज़्यादा बनाए, एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा बनाए, नई ट्रेनें, वंदे भारत ट्रेन जो आज तक सोच भी नहीं सकते थे कि विदेशों में चलती थी, वो आज हिंदुस्तान में आज 50 ट्रेनें नई बना के चल रही हैं, बल्कि विदेशों के ऑर्डर आ रहे हैं। और आत्मनिर्भर भारत का नारा जो दिया है, अब भारत में निर्मित हो रही है चीज़, वरना विदेशों पे हम डिपेंड करते थे, आज भारत में निर्मित हो रही है और उनके ऊपर इस्तेमाल हो रही है। आप देखो डाटा ढा के आज हम एक जमाना वो था कांग्रेस का जो 40,000 करोड़ रुपए में सोने गिरवे रख दिया था, आज हम 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व में उभर रहे हैं और आने वाले समय में तीसरी शक्ति उभर के आएंगे। यही हमारी सोच है जी। और आज जो सम्मान पूरे विश्व में हिंदुस्तानियों को मिल रहा है, 140 करोड़ देशवासियों को मिल रहा है, इससे पहले नहीं मिला। जी। अच्छा, एक जो आम सवाल जो विपक्ष पूछता है, मुझे लगता है कि आप इसका सही से जवाब देंगे। विपक्ष कहता है कि राम मंदिर बनने से आम आदमी को क्या फायदा होगा, या फिर 370 हटने से आम आदमी को क्या फायदा होगा? क्यों, आम आदमी को भी, आम आदमी के लिए हट रही है, आम आदमी के लिए बन रही है। फिर हुआ राम मंदिर, ये हमारा आस्था का केंद्र है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारी संस्कृति है। अगर उनको हम जागृत कर रहे हैं और संस्कार लोगों में, राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, मर्यादाएं थी, तो वो जीवन शैली को सुधारने के लिए है। तो और दूसरा आपने जो पूछा है क्या, 370 हमारी जो चीज़ है वो आज हमने जो उस बंधन में थी उसको हटाने का काम किया है। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक हुआ है, जो या तो सरदार पटेल ने खंड खंड भारत को अखंड करने का काम किया, या आदरणीय मोदी जी ने, अमित भाई शाह ने आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक करने का काम किया है। और जो हमारा हिस्सा था वो लेना, ये हमारा अधिकार भी था और लिया भी है, और उससे आगे की भी भविष्य की बात करेंगे। तो अब जो पिछली बार चुनाव हुआ था उसके अंदर जो विपक्षी हैं आप लोगों के, वो कहते थे कि हमें जबरदस्ती हराया गया, तो क्या वो जबरदस्ती आप भी मानते हैं? देखिए, ये तो जनता को पता है, क्या जनता जनार्दन होती है जी, कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी को हराता नहीं। ये तो देश का जनमानस जिधर आशीर्वाद देता है वही बनता है, नहीं देता वो हार जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात जी। अच्छा, विपक्ष हमेशा ईवीएम पे सवाल उठाते, बोले ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवा लो, हम जीत जाएंगे। विपक्ष किस पे सवाल नहीं उठाता? कहीं आपके सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाता है, कभी ईवीएम पे उठाता है, कभी ईडी पे उठाता है, कभी आपके निर्णय पे उठाता है, कभी धारा 300 खिलाफ के उठाता है, कभी राम मंदिर बनता है तो भी तकलीफ होती है। तो कहाँ कौन से उसमें नहीं उठाता? तो विपक्ष का तो नाम ही विपक्ष इतना सुंदर लिखा है, उनका काम ही विपक्ष करने का है। जी, तो आप क्या मानते हैं, अब की बार अगर हम रोहतक लोकसभा की बात करें तो यहाँ से कितने की जीत मान के चल रहे? नहीं, हम जीतेंगे लोकसभा, 10 की 10 सीटें जीतेंगे पूरे हरियाणा में, क्योंकि आपने देख रहे कि आज कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, हमारा तो पन्ना तक पहुंच गया। आज हमारे ऑफिस सब खुल गए, पार्लियामेंट के लेवल के भी और विधानसभा लेवल के भी, तो सब चीज़ होने के बाद आज हम कांग्रेस से बहुत आगे हैं। जी, तो जब जनता चुनाव करने के लिए जाएगी तो वो क्या देखे? वो देखेगी, विकास को देखेगी, राष्ट्रीयता को देखेगी, जो आज सम्मान जो देश का विदेशों में हो रहा है उसको देखेगी, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, केवल एक मुद्दा है, उसी को लिए घूम रहे। अगर इकट्ठे हो जाओ मोदी जी को हराएंगे, इकट्ठे हो जाओ मोदी जी को हराएंगे। दूसरा, वो कभी कहते हैं अगर हम तुम्हारा विकास कराएंगे, वो कहते हैं कि हम देश को आगे बढ़ाएंगे, वो कहते हैं हम देश की रक्षा करेंगे। मैं कई बार शब्दों में कहता था, मैंने सदन में भी कहा, मैंने कहा इससे 10 साल पहले आतंकवादी हमले होते थे, बॉम्बे में हुआ, जब इंक्वायरी आई तो कहने लगे इसमें आतंकवाद का हाथ है। फिर बम ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, उसकी इंक्वायरी आई तो कहने लगे इसमें आतंकवादियों का हाथ है। फिर उसके बाद बेंगलोर में ताज़ा हुए, बोले उसमें आतंकवादियों का हाथ है।
तो जहाँ जहाँ भी बम विस्फोट, और बसों में भी आप देखेंगे लिखा रहता था कि कोई लावारिस चीज हो सकती है, देख के बैठे। वो देखना बंद हो गया। तो अब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। फिर जब हाथ का लोगों ने सोचा कि इसमें सब कुछ हाथ का ही खेल है, तो लोगों ने हाथ को हटाया और कमल को खिलाने का काम देश की जनता ने किया। क्योंकि आज किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, सब देखते हैं अपनी पैनी नजर से कौन क्या कर रहा है। तो मोदी जी का क्या एज फैक्टर भी सामने आएगा? क्योंकि जो बीजेपी की एक अपनी नीति रही है कि हम 75 से अबाउ शायद उनको इलेक्शन बाद में नहीं लड़वाएंगे, तो क्या वो मोदी के ऊपर भी आएगा बाद में? नहीं, देखिए मोदी एनर्जेटिक है। आज आप देख रहे हैं 18 घंटे थकता नहीं। कहीं विदेश में कार्यक्रम कर रहा है तो रेवाड़ी में आके एम्स का उद्घाटन करता है। आप देखो मोदी जी की यात्रा आज नौजवानों से कई गुना ज़्यादा एनर्जेटिक है। उम्र का इस पे कोई वो नहीं है, एनर्जी कितनी है उस पे है। और मोदी जी का तो पूरी दुनिया लोहा मान रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत। नीट, आईआईटी और जेडब्ल्यू में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट एसबीआई बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। आईआईटी, पीएमटी, क्लेट, सीए, सीपीटी, एनडीए, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे। और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं, हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।